हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। स्वागत करता हूं आज की स्पेशल क्लास में। हम लोग आज जो क्लास डिस्कस करेंगे वो करेंगे चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के एमसीक्यू क्वेश्चंस पर। और इस क्लास में मैं आपके साथ नियर अबाउट 70 प्लस क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा चैप्टर 2 से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर। होप सो कि आपने इनसे रिलेटेड जो मैंने पहली क्लास रिकॉर्ड करके डाली थी यूनिट नंबर 1 की, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उस पर मैंने आपको 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन दिए थे। वो आपने अच्छे से देख ली होगी, वो आपको पसंद भी आई होगी। तो उसी की सीक्वेंस में मैं यूनिट नंबर 2 से आपको कुछ 70 प्लस क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। थोड़ा सा आप में डिस्कशन करते हुए भी चलेंगे पार्टिकुलर पॉइंट्स पर। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। चलिए, हमारी क्लास जो रहेगी वो यूनिट नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 12th क्लास बिजनेस स्टडी पर रहेगी। और इसमें हम लोग जो बुक यूज कर रहे हैं दैट इज सुभाष दे सर की बुक हम यूज कर रहे हैं। उनकी जो एग्जाम हैंडबुक है उसमें बखूबी हमें ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आप चाहें तो इस बुक को आप परचेज भी कर सकते हैं। और इस बुक में 20+2 सैंपल पेपर्स भी प्रोवाइड है। 2 सैंपल पेपर आपको जो सीबीएसई इशू करती है, प्लस 20 सैंपल पेपर जो सुभाष दे सर ने प्रेजेंट किए हैं। इन इस बुक की खासियत क्या है कि इसमें एमसीक्यू केस बेस्ड स्टडीज भी आपको जो ना अवेलेबल है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, होट बेस्ड क्वेश्चन व ओपन एंडेड क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर कार्ड, ये मतलब इस तरीके के सारे क्वेश्चन इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप देख पाएंगे कि ये जितना भी यहाँ पर आपको प्रेजेंट हो रहा है ये सारे के सारे जो टॉपिक इसके अंदर कवर है। हम लोग इसमें से यूनिट नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नाम हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये आपको पता ही है। चलिए हम अपने क्लास की क्लोज स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है आपके सामने। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सेड टू बी फ्लेक्सिबल एज। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनको फ्लेक्सिबल कहा जाता है, क्यों? देखिए, आपको ये पता ही होगा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल क्यों कहलाते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फ्लेक्सिबिलिटी होने का बेसिक जो कारण है वो है कि एज पर द सिचुएशन, एज पर द डिमांड, हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। तो ऐसा हमारा जो है ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर इसमें दिखाई देता है। दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड्स। जैसी सिचुएशन की जरूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें परिवर्तन ले आते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फ्लेक्सिबल है, दे आर नॉट रिजिड। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। कहता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है इतने रिजिड नहीं है जितने प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर थोड़ी सी रिजिडनेस भी होती है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ। लेकिन प्रिंसिपल्स जो होते हैं प्योर साइंस के वो प्योरली क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन स्टेटमेंट। तो आपको बताना है इनमें से जो सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डील विद द ह्यूमन बिहेवियर एंड thus are to be applied creatively given the demands of the situation। अभी अभी हम ऊपर पढ़कर आए थे कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। और उसमें हमने बात की थी दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड्स। तो ये पहली लाइन बिल्कुल हूबहू हमारी इस लाइन से कॉपी करते हुए दिखाई दे रही है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डील विद ह्यूमन बिहेवियर एंड thus आर अप्लाइड क्रिएटिवली गिवन द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी भी आप लोग स्टडी करेंगे साथ साथ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च इन द वर्क सिचुएशन विच आर टेक्निकल इन नेचर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट बोथ एज साइंस एंड आर्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्योर साइंस की तरह डिफाइन करे कि वो रिजिड नहीं है। इससे रिलेटेड केवल एक ही बात है, जो गिवन सिचुएशन होती है, डिमांड होता है, सिचुएशन होती है, उसके अकॉर्डिंग यदि आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डील करते हो,
वो डील करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, तो हम उसको बोलते हैं कि ये इतने रिजिड नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, यानी कि हर प्रकार के बिजनेस पर इनको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, स्मॉल एज वेल एज लार्ज, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या सर्विस यूनिट हो। हाउएवर द एक्सटेंट ऑफ देयर एप्लीकेबिलिटी वुड वेराई विद द, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि भाई जो इनकी एप्लीकेबिलिटी है वो बदल जाती है सिचुएशन टू सिचुएशन विद द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विद द बिजनेस एक्टिविटी, विद द स्केल ऑफ ऑपरेशंस और ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एक्टिविटी एंड स्केल ऑफ द ऑपरेशन के साथ साथ इसकी एप्लीकेबिलिटी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है, प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड द रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट्स स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस टू ऑल द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, दिस इज सो बिकॉज। ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है कि जो बिजनेस की रियल टाइम सिचुएशंस जो होती है ना, वो बेसिकली क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती हैं, डायनेमिक होती हैं और उनमें रेगुलर चेंजेस आते रहते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल्स जो है वो गाइडलाइंस होती हैं टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट रेडीमेड और स्ट्रेट जेट सॉल्यूशंस, ये रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं देती, स्ट्रेट जेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करती सभी मैनेजर प्रॉब्लम का। क्यों, क्योंकि रियल जो बिजनेस सिचुएशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं और डायनेमिक होती हैं एंड आर ए रिजल्ट ऑफ द मैनी फैक्टर्स, और बहुत सारे फैक्टर्स का रिजल्ट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए फिफ्थ पर चलते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली। कहता प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है आर नॉट रिजिड, इतने रिजिड नहीं है, रिजिड मतलब कठोर नहीं है, प्रिस्क्रिप्शंस विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली, जिनको हमें एज इट इज फॉलो करना पड़े। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन स्टेटमेंट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगी, बेस्ट जो है इसका आंसर प्रोवाइड करती है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर, management principles enable a better understanding of relationship between human and material resources in accomplishing the organizational purpose. Management principles are flexible and can be modified by the manager when the situation so demands. तो आप इस कीवर्ड को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, इस कीवर्ड को, situations when the situations so demands, इस कीवर्ड को आप हाईलाइट कर लें। ये वर्ड आपको कहीं दिखाई दे तो जहां पर भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के रिजिडनेस या फ्लेक्सिबिलिटी की बात आए तो वहां पर इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सिचुएशन ऑफ डिमांड का जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस को मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पीडीएफ की जरूरत पड़े तो आप पीडीएफ की डिमांड करें तो मैं आपको पीडीएफ विद आंसर प्रोवाइड कर सकूँ। तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन हमारा क्या था, ऑप्शन सी। सेकंड वाले का ऑप्शन क्या था हमारा, ऑप्शन ए। एंड थर्ड वाले का ऑप्शन था हमारा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फोर्थ हमने पढ़ लिया, आइए फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ हमने पढ़ लिया था और फोर्थ का आंसर हमारा क्या था, फिफ्थ रियल टाइम सिचुएशन, और फिफ्थ हमारा था फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड। आइए सिक्स क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, देखिए सिक्स क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स हैज टू बी चेंज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन हैज टू बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट्स, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं दोबारा से किसके बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, कि ये फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉइज डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेम्युनरेशन बट इट इज जस्ट एंड फेयर इन डिटरमाइंड बाय द मल्टीपल फैक्टर्स, और ये मल्टीपल फैक्टर से डिटरमाइंड होती है। दे इंक्लूड कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय, पेइंग capacity of the employee and also prevailing wage rates for the occupation under the consideration. Identify the nature of principles of management highlighted here. तो आपको यहाँ पर जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके बारे में आपको बताना कि आप किस प्रकार के नेचर के बारे में बात हुई है। तो देखिए अगर हम बात करें नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉइज पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर आर आल्सो प्रिवेलिंग वेज रेट फॉर द ऑक्यूपेशन अंडर द कंसिडरेशन, की अगर हम बात करें तो जनरली ऐसी सिचुएशन हमारी कॉन्टीजेंटिविटी में आती है, किस में आती है, कॉन्टीजेंट सिचुएशन में आती है। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, कॉन्टीजेंट सिचुएशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जो नेचर वो कैसी है, कॉन्टीजेंट। एज पर द सिचुएशंस, एज पर द रिक्वायरमेंट्स हम जो है इसमें चेंज कर सकते हैं। हम भावनाएं जहाँ दिखाई देती है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। होप्सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर लें। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स हैज टू बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट्स। और यहाँ जब एज पर द रिक्वायरमेंट्स की बात हम बात करते हैं तो जनरली हम फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर चलते हैं या जरूरत के वक्त जैसा चेंज आता है उसको लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉइज डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेमुनरेशन, बट व्हाट इज जस्ट एंड फेयर डिटरमाइंड बाय द मल्टीपल factors, and they include contribution of the employee, paying capacity of the employer, and also prevailing वेज रेट ऑफ द ऑक्यूपेशन अंडर द कंसिडरेशन। तो इसमें आप जो प्रिवेलिंग वेज रेट है, प्रिवेलिंग जो वर्ड है इसको आप हाईलाइट करके चलेंगे। ये हमारा जो है इस क्वेश्चन के लिए कीवर्ड होगा जिसमें हम कॉन्टीजेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंसिपल्स इक्विप the managers to foresee the cause and effect relationships of their decision and actions। जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के वो मैनेजर्स को इतना मतलब स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इतना उसको इतना इस तरीके से तैयार कर देते हैं, क्यों कर देते हैं कि वो फ्यूचर को देख पाए, फ्यूचर में जो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स हैं उनको आइडेंटिफाइड कर पाए और अच्छे से डिसीजन और एक्शन से परफॉर्म कर सके। एज सच द वेस्टेज एसोसिएटेड विद द ट्रायल एंड एरर अप्रोच कैन बी ओवरकम। और इसके आधार पर हमारी जो ट्रायल एंड एरर अप्रोच है उसको उससे भी हम क्या पा सकते हैं, छुटान पा सकते हैं, निपटारा पा सकते हैं। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हेयर। अगर यहाँ पर हम प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो जो किस प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की किस इंपॉर्टेंस के बारे में बात हो रही है, तो ऐसा करने से हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो मिलता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जो प्रिंसिपल मैनेजर को इतना स्ट्रोंग कर देते हैं कि वो कोई भी डिसीजन कोई भी एक्शन अच्छे से कर सकते हैं और उससे वेस्टेज भी कम होती है, ट्रायल एंड हिट एरर मेथड भी हमारा समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमम कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर वेस्टेज की बात आई तो रिसोर्सेज की बात आएगी। ठीक है, वेस्टेज की बात आई तो रिसोर्सेज की बात आएगी। होप सो क्या आप ये बात समझ पा रहे हो। देखिए, जब वेस्टेज की बात आ रही है तो वेस्टेज भी रिसोर्सेज का होता है और हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे इसके अंदर अच्छे तरीके से। बाकी चीज अगर हम आंसर देखें, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट, ये हमारा इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ वेस्टेज की कोई बात नहीं आ रही है, साइंटिफिक डिसीजन की कोई बात नहीं कर रहे हैं, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट की भी यहाँ कोई बात नहीं कर रहे हैं। आठवें क्वेश्चन पर चले तो आठवां क्या कहता है, देखिए आठवां है हमारे पास, अ मैनेजर has to the right to punish a subordinate for willfully and not obeying a legitimate order, but only after the sufficient opportunity has been given to the subordinate for presenting his or her case। तो ये जब हमने बात की थी तो याद होगा कि हमने एक अभी लास्ट टाइम जो यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट की थी, ऑर्गेनाइजिंग वाली, उसमें भी हमने पढ़ा था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या संबंध है। और क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रिंसिपल है, तो यहाँ प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करना है हमने। तो ये जो ऊपर वाली बातें हमें बताई गई हैं कि मैनेजर शुड हैव द राइट टू पुनिश अ सबऑर्डिनेट विलफुली नॉट ओबेइंग a legitimate order but only after sufficient opportunity has been given to the subordinate to presenting him or herself। तो उस कंडीशन में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के बारे में यहाँ डिस्कशन बेसिकली चल रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है नाइन्थ का, देखिए नाइन्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल डिसिप्लिन रिक्वायर्स। जो फ्यूल के अकॉर्डिंग जो डिसिप्लिन होता है उसको किस चीज की जरूरत होती है या वो कहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। क्या क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है, क्या जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है, या ऑल ऑफ दीज, या फिर गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स की जरूरत होती है, बताइए। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल डिसिप्लिन रिक्वायर्स एट ऑल लेवल्स, डिसिप्लिन रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, ऑल लेवल्स में हमारे ये बातें भी शामिल हो जाती हैं कि क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए हर जगह, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज होनी चाहिए। तो ये दोनों बातें भी हमारी एट ऑल लेवल्स पर गुड सुपीरियर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसमें हम इसको शामिल करके चलते हैं। चलिए, टेंथ है हमारे पास, blank seeks to determine the amount and frequency of rest intervals in completing the task। आपको बताना है किसके अंदर हम लोग frequency of rest एंड रेस्ट एंड मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स को हम इन्वॉल्व करते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ
जो हम बात करते हैं ना रेस्ट इंटरवल्स की, तो वो जनरली किस में होती है, हमारी फैटिग स्टडी में होती है। किस में होती है? फैटिग स्टडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम रेस्ट इंटरवल्स के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा टाइम स्टडी क्या होता है? टाइम स्टडी का मतलब होता है वन बेस्ट वे। ठीक है, वन बेस्ट वे, कोई भी एक अच्छा मतलब बेस्ट वे फॉर डूइंग द टास्क, बेस्ट वे फॉर डूइंग द टास्क। ठीक है। और मोशन स्टडी में हम लोग बेसिकली बात क्या करते हैं कि जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको रिमूव किया जाए, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, आपसे पूछा जा सकता है। मेथड स्टडी का मतलब होता है बेस्ट मेथड फॉर डूइंग द जॉब, बेस्ट मेथड फॉर डूइंग द जॉब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू। मेथड स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? फाइंड वन बेस्ट वे फॉर डूइंग द जॉब, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर, और ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जो हम बात करते हैं ना ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी, तो मेथड स्टडी में हम ये ढूंढते हैं कि भाई वन बेस्ट वे हमें मिलना चाहिए किसी जॉब को करने के लिए, कम से कम लागत आए हमारी, और साथ साथ क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर भी इंक्रीज हो। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पर आप टिक कर लेंगे, 11th ऑप्शन डी। चलिए 12th पर चलते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। द मेथड ऑफ टाइम स्टडी विल डिपेंड अपॉन। जो टाइम स्टडी है, वो जो मेथड है वो किस पर डिपेंड करता है? अगर हम उसके डिपेंडेंसी की बात करें, तो क्या उसमें वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क को देखते हैं, क्या साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशंस को देखते हैं, क्या टाइम मेजरमेंट कॉस्ट को देखते हैं? तो देखिए, मेथड ऑफ टाइम स्टडी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वी विल सी द वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क एज वेल एज द साइकिल टाइम ऑफ द ऑपरेशंस एज वेल एज द टाइम मेजरमेंट कॉस्ट। यानी कि तीनों बातों को हम इसमें कंसिडर करके चलते हैं कि भाई काम जो है वो कितने इंटरवल पर हो रहा है, क्या वॉल्यूम पर हो रहा है, दूसरा साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या है, तीसरा टाइम मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट क्या है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। चलिए 13th क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू। जो टाइम स्टडी होता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए, टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है कि काम जो है एक वेल डिफाइंड तरीके से हो, प्रॉपरली स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग हो, नंबर ऑफ वर्कर्स जो है उसमें जितने भी एम्प्लॉयड किए गए हैं उनके बारे में हमें पता लगे, और लेबर कॉस्ट जो है वो प्रॉपरली डिटरमाइंड उसके उसके बारे में भी पता लग सके। ये सब हमारा क्या है बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टाइम स्टडी को करने के। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम स्टडी इज टू determine the standard time taken to perform a well-defined job, determining the numbers of workers to be employed, determining the labor cost। तो लेबर कॉस्ट के लिए भी हमें टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, नंबर ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉयड करने के लिए भी हमें समय की जरूरत होती है, और स्टैंडर्ड टाइम जो कितना लगा है इसके लिए भी हमें टाइम स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 14th पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। जो काम को अगर हम स्टैंडर्डाइज कर दें, काम को अगर हम स्टैंडर्डाइज कर दें तो इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? नॉट एन ऑब्जेक्टिव हमसे पूछा गया है, नॉट एन ऑब्जेक्टिव। तो देखिए इसका एक्चुअल में अगर हम बात करें तो रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट और टू फिक्स टाइप साइज एंड करेक्टरिस्टिक्स। स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्या करते हैं? फिक्स टाइप करते हैं, साइजेस को कम करते हैं, और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो टू रिड्यूस ए गिवन लाइन और प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट या गिवन लाइन को कम करना किस लिए? ताकि फिक्स टाइप हम फिक्स कर सकें, साइजेस फिक्स कर सकें, और करेक्टरिस्टिक्स को फिक्स कर सकें। तो ये तो इसका एक क्या है ऑब्जेक्टिव होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का। दूसरा है टू एस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये भी हमारा क्या है इसका एक ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरचेंजेबल एबिलिटी के साथ एस्टेब्लिश करते हैं, टू एस्टेब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। थर्ड है टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी ऑफ इन द मटेरियल्स। डेफिनेटली अगर काम को स्टैंडर्डाइज करेंगे तो एक्सीलेंस आएगा, क्वालिटी ऑफ मटेरियल भी, क्वालिटी इन मटेरियल भी हमारा बढ़ेगा। तो डी जो है इसका हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कि डी जो है वो नॉट एन ऑब्जेक्टिव, यानी कि इनमें से नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा नन ऑफ द अबो। यानी ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं, नन ऑफ द अबो हम इसमें बेसिकली
नन ऑफ द अबो की जगह हम लिखेंगे कि देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा फ्रेमवर्क थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा मुझे। नन ऑफ द अबो की जगह होता कि या तो कि इनमें से कोई एक गलत होता और उसके ऊपर आंसर ठीक करते, या फिर तीनों के तीनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के, तो नन ऑफ द अबो ही हमारे पास ऑप्शन बचता, आप इसे टिक करेंगे। ठीक है, चलिए 15th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15th है, ब्लैंक इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ब्लैंक इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। किसी काम को किसी काम डिवीजन ऑफ जो वर्क होता है, उस प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है, उसका एक्सटेंशन कौन सा, आपको इसमें बताना उसका एक्सटेंशन कौन सा है। एंड स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर, एंड इट्स वॉयलेट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड्स। तो एक साथ तीन तीन बातें यहाँ पूछ ली गई। डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन कौन सा है, स्पेशलाइजेशन टू द सॉफ्टवेयर फ्लोर कहाँ मिलता है, स्पेशलाइजेशन टू फ्लोर का मतलब है लोअर लेवल की बात हो रही है, एंड इट वॉलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बात हो रही है। तो ऐसा करने वाला कौन सा प्रिंसिपल होता है या कौन सा बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, तो हम बात करें तो ऐसा केवल फंक्शनल फोरमैनशिप में होता है। किसमें होता है, फंक्शनल फोरमैनशिप में होता है। कि फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता है कि 8 स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं, जिनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी और प्लानिंग डिपार्टमेंट से भी आदेश मिलते हैं और वो काम उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। दूसरा, काम को हम जो बांटने का काम करते हैं वो हमने यहाँ 8 स्पेशलिस्ट में बांट दिया है। तीसरा, ये 100 फ्लोर पर प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है, यानी फैक्ट्री लेवल पर ये प्रोसेस क्या की जाती है, अडॉप्ट की जाती है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 16 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, आपको बताना है कौन सी टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वॉलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के रूल को वॉलेट करता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को वॉलेट करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो देखिए, जो पहले तो समझिए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी होता क्या है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की, इसका मतलब होता है सबको एक समान समझना, सबको एक समान समझना। ठीक है, और ऐसा हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में ही फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा भी एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जो इस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को रिवोक करता है, इसका खंडन करता है कि भाई हमें सबको एक जैसा नहीं मानना चाहिए, कि सभी की हो सकता है करेक्टरिस्टिक अलग हो, सभी की हो सकता है क्वालिफिकेशन अलग हो, सभी का हो सकता है काम करने का तरीका अलग हो। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। तो आप एक टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। किसके बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि हम कौन मोर इफेक्टिव है, कौन मोर एफिशिएंट है, उस व्यक्ति को आइडेंटिफाइड करते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच वॉलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बाकी तो फंक्शन फॉरमैनशिप है, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन है या मेथड स्टडी है, दे आर नॉट रिलेटेड टू इक्विटी। सॉरी, वो इक्विटी से रिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए 17th पे चलिए। 17th क्या कह रहा है ये देखते हैं 17th के बारे में। क्वेश्चन 17th है हमारा, ए वर्कर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट्स द सीईओ ऑफ द कंपनी विद द कंप्लेंट रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशन इन ए फैक्ट्री। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स बीइंग वॉलेटेड हेयर। तो आपको बताना कौन सा प्रिंसिपल यहाँ वॉलेट हुआ है। अब देखिए, अगर एक वर्कर डायरेक्टली कंप्लेंट कर रहा है तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं स्केलर चैन के रूल को वॉलेट कर रहा है। किसके रूल को वॉलेट कर रहा है, स्केलर चैन के रूल को वॉलेट कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्केलर चैन। क्योंकि स्केलर चैन होती क्या है एक्चुअल में, स्केलर चैन का मतलब होता है एक ऐसा रूट जिसमें कि हमें एक प्रॉपर चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन एक दूसरे को करना चाहिए। ABCDEF G, ये एक रूट होता है। अगर डी को ए तक कोई बात पहुंचानी है तो वो बी तक पहुंचाएगा, बी सी तक पहुंचाएगा, सी उसके बाद बी तक, और बी उसके बाद ए तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर डी कोई बात डायरेक्टली ऊपर तक ले जाना चाहता है तो उसको इस कलर चैन को रिवोक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और डायरेक्टली वो कांटेक्ट करेगा। तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। कि इमरजेंसी कंडीशन में यदि उसको जरूरत है कि डायरेक्टली वो टॉप हायर अथॉरिटी से बात करे, तो हम उसको अलाउड कर देते हैं विद द इमीडिएट परमिशन ऑफ द हायर अथॉरिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है।
माफी चाहूंगा, 18 है। सेम बैटरी कैन बी यूज्ड इन द डिफरेंट मोबाइल फोन्स टू ऑफ ए पार्टिकुलर ब्रांड। कहता है एक ही बैटरी जो है वो डिफरेंट मोबाइल फोन्स में हम पार्टिकुलर ब्रांड के यूज कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक का एक एग्जांपल है। जब हम इस तरीके की बात करते हैं कि भाई एक ही बैटरी, सेम बैटरी, एक ही बैटरी कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट मोबाइल फोन्स इन्होंने ऑफ ए पार्टिकुलर ब्रांड, तो ये किसका एग्जांपल होगा हमारा? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क। यानी कि हमने काम में क्या कर लिया है? स्टैंडर्डाइजेशन ले आए हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। अगर स्टैंडर्ड ऑफ द वर्क नहीं होगा तो हर एक मोबाइल के लिए अलग अलग बैटरी की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और अगर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क होगा तो उससे क्या होगा? एक जो हमारा समय है, वेस्टेज है, वो कम से कम रहेगी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है अबाउट द टेलर एंड फ्यूल। तो कंटेम्परेरी डिफरेंस जो हम पढ़ते हैं ना, दोनों में डिफरेंस हमने याद किए थे, एक बार याद होगा आपको कि टेलर और फ्यूल के डिफरेंसेस हमने पढ़े थे। तो उनके आधार पर आपको ये स्टेटमेंट बतानी है ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए चलते हैं। पहला पॉइंट है फ्यूल्स वाज ए माइनिंग इंजीनियर वेर एज टेलर वाज ए मैकेनिकल इंजीनियर। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्यूल क्या थे? एक माइनिंग इंजीनियर थे। और टेलर क्या थे? एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। फ्यूल्स प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन वेर एज टेलर्स प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यही स्टेटमेंट फॉल्स नजर आ रही है। चलिए एक बार सी और पढ़ लेते हैं। फ्यूल्स प्रिंसिपल्स वर फॉर्म्ड थ्रू द पर्सनल एक्सपीरियंस, बिल्कुल ठीक है। एंड टेलर्स प्रिंसिपल्स वाज फॉर्म थ्रू एक्सपेरिमेंटेशंस, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है तो वो थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बने हैं। और ये जनरल पर्सनल एक्सपीरियंस पे बने हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। फ्यूल्स प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट वेयर एज टेलर प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एट द लोअर लेवल और सॉफ्ट लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन बी ही हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा। Scholl's principles are applicable in specialized situation where Taylor's principles have universal application। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? सी कीप्स सी कीप्स machines, materials, tools ready for operation for concerned workers whose work is described by the sentence under the functional foremanship। अब फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर हमारे पास कुल मिलाकर कितने एलिमेंट है? चार चार, 8 स्पेशलिस्ट आते हैं। कितने स्पेशलिस्ट आते हैं? 8 स्पेशलिस्ट आते हैं। चार जो है प्लानिंग में, चार जो है वो फैक्ट्री लेवल पर। तो इसमें जो मशीन्स को रेडी रखता है, काम करने के लिए तैयार रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग बॉक्स। यानी वो मशीन्स का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है, कंप्लीट सेट जो है वो तैयार रखता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूट कलर के क्या कहता है? रूट कलर का हमारा मार्ग जो रास्ता है उसको डिटरमाइन करता है। रिपेयर बॉक्स जो खराब पड़ी मशीन है उनको रिपेयर करता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो है उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और देता है ताकि उसके अकॉर्डिंग काम परफॉर्म कर सके। चलिए 21वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, Which one of the following statement best describes mental revolution as described by F.W. Taylor? देखिए मेंटल रिवोल्यूशन एक्चुअल में होती क्या है? मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों एक साथ साथ रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे? एक साथ साथ रहेंगे। तो ऑप्शन सी हमें ऐसा नजर आ रहा है। बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू ईच अदर, यानी कि दोनों को एक दूसरे की क्या है? जरूरत है। अगर दोनों को एक दूसरे की जरूरत है तभी हम ये कहते हैं कि भाई वहाँ मेंटल रिवोल्यूशन की जरूरत है। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? चेंज इन द थॉट्स, चेंज इन द एटीट्यूड्स। यानी कि जो वर्कर्स हैं, मैनेजमेंट है, उनके सोचने के प्रोसेस को बदलना और उनको ये फील करवाना कि दे आर मेड फॉर ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं और किसी के लिए नहीं बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंट क्यों माना गया है? किस लिए इसको हमने सिग्निफिकेंट कंसिडर किया है? बताइए। क्या ये इन एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं? क्या ये इनिशिएटिव लेने में हेल्प करते हैं? या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं? एडवोकेट टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी, या जो चेंज टेक्नोलॉजी जो होती है, चेंज उसमें जो परिवर्तन आते हैं उसको अडोप्टेशन में हमारी मदद करते हैं। तो भाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ जो है रिसोर्सेज को
ये करने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि दे हेल्प टू यूज द रिसोर्सेज इन ऑप्टिमम मैनर, ऑप्टिमम वे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म। बताइए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कैसे बनाया गया है, किस तरीके से बनाया। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या है बेसिकली, दे आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पर्सन्स, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स, ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे डेवलप हुआ है। सो इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में साइंस प्रिंसिपल्स हमारे फॉलो होते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंसेस ऑफ द मैनेजर्स, मैनेजर के एक्सपीरियंस के बेस पे इसको हमने क्या किया है, डेवलप किया है। तो ऑप्शन बी ही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी पढ़ लेते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का इसमें कोई लेना देना है नहीं। बाय प्रोपोगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट, प्रोपोगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट यानी कि सोशल साइंटिस्ट यानी सामाजिक के आधार पर इसको हम कहें कि डेवलप हुए हैं, तो ऐसा भी ये नहीं है। इसको बनाने के लिए क्या लगा है, काफी सारा एक्सपीरियंस लगा है, किसका, मैनेजर्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नोट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो नहीं होते, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं होते, क्या नहीं होते, यूनिवर्सल, एप्लीकेबल, फ्लेक्सिबल, एब्सोल्यूट और बिहेवियरल। अब बात करें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, तो वो क्या नहीं होते बेसिकली, एब्सोल्यूट नहीं होते। क्या नहीं होते, एब्सोल्यूट नहीं होते। जैसे कि हमारे साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उस तरीके से क्या नहीं होते, ये एब्सोल्यूट नहीं होते। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25th पर चलते हैं। 25th क्या कहता है, the application of principles of management has to be changed as per the requirements। कहता है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की एप्लीकेशन है वो एज पर द रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज हाईलाइटेड अबव। तो बताना आपको इसके अंदर कौन सी फीचर जो है वो डिफाइन की गई है, या कौन सी जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट है उसको डिफाइन किया गया है। अगर हम बात करते कि भाई रिजिडनेस के बारे में या फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, तो हम लिखते हैं एज पर द डिमांड्स चेंज। पर ये एज पर द रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रहा है, मतलब कॉन्टीजेंट है। क्या है ये, कॉन्टीजेंट है, राइट। तो कॉन्टीजेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर क्या हो रही है, डिफाइन हो रही है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट्स अगर कहीं आ रहा है तो उसको कहाँ शामिल करेंगे, उसको हम शामिल करेंगे बेसिकली कॉन्टीजेंट सिचुएशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से कहता है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड then work assigned should be shoot his physical, mental and intellectual capabilities. To increase efficiency they should be given the required training. Efficient employees would produce more and earn more, and which of the following principle of management is highlighted in the above situation। तो आपको बताना है इस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है डिस्कस किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, इट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो जो प्रिंसिपल बेसिकली जो हमारा ये होता है ना, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। भैया बहुत नींद आ रही है आज, तो क्या बात हो गई। डेवलपमेंट ऑफ ईच और एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी जो है वो हमारे को यहाँ पर इंक्लूड करता है, क्योंकि हमने इसमें देखो किसके बारे में बात की है, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, राइट। दूसरा, वर्कर असाइंड should shoot his physical, mental and intellectual capabilities, or increasing the efficiency they should be given the required training, and efficient employees would produce more and earn more। तो ये जो बातें हैं ये डिफाइन करती हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू इज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी यहाँ पर होना चाहिए। चलिए 27 पर चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नोट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, क्या नहीं है, एप्लीकेबल ओनली इन ए लार्ज फॉर्म, फ्लेक्सिबल, फॉर्मली फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, और कॉन्टीजेंट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कॉन्टीजेंट भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, और फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस भी होते हैं। वो क्या नहीं होते, एप्लीकेबल ओनली इन द लार्ज फॉर्म, ये केवल लार्ज फॉर्म में एप्लीकेबल नहीं होते। तो ऑप्शन जो है हमारा ए, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ब्लैंक इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। अब फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट जो है वो कौन है हमारे, बेसिकली हेनरी फ्योल है। कौन है, हेनरी फ्योल। तो आपको बताना है हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जर्नल मैनेजमेंट के फादर कौन है, हेनरी फ्योल। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करिए और बताइए कि किसका क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, according to this principle of management there should be
obedience. There should be obedience to the organizational rules and contract on the employment, clear and fair decisions, fair decisions and judicious application of penalties which are the necessary for working in the organization. And this principle of मैनेजमेंट रेफर्ड टू, ऐसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसा प्रिंसिपल होता है हमारा डिसिप्लिन। जहां पर ये बात की जाए ना, इसको आप हाईलाइट करेंगे इसके अंदर, जहां पर हम ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, क्लियर फेयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बेसिकली इसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज एक बार अपनी हाजिरी जरूर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले क्लास को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है। सनक एंड गगन, सनक एंड गगन दो पार्टनर है, कौन कौन? सनक एंड गगन। उन्होंने वेल्स लिमिटेड एक कंपनी है प्रिंटिंग प्रेस की, आफ्टर गोइंग थ्रू ए रीजनेबल रिक्रूटमेंट process since they had no prior experience, and the firm decided to give him 1 year to prove themselves, and this principle of management followed by वेल्स लिमिटेड, ये प्रिंसिपल किसके द्वारा फॉलो किया गया है? वेल्स लिमिटेड के द्वारा। तो आपको यहाँ बताना क्या है? आपको ये बताना है कि इसमें वो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, जो नो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस फर्म डिसाइडेड टू गिव देम 1 year ऑफ द प्रूव देमसेल्व्स की बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल, क्योंकि इनको रिक्रूट करने में काफी सारा पैसा खर्च होता है, इनको ट्रेनिंग देने में काफी सारा पैसा खर्च होता है, और अगर ये प्रॉपरली सिलेक्टेड नहीं हुए तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा सकती हैं, इसलिए इनको क्या रखा है हमने? लिमिटेड रखा है। ठीक है, क्या रखा है इनको? लिमिटेड, कि भाई अपना काम जो है वो प्रॉपर करें, अपना काम जो है वो क्या करें? प्रॉपर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें 31 की, क्वेश्चन नंबर 30 की, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस बेस पे डेवलप किए गए हैं? आपको बताना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे डेवलप्ड हुए हैं, क्या पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर के बेस पे डेवलप्ड हुए हैं, बोथ ए एंड बी, और नाइदर ए और नोर बी? तो देखिए पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर तो डेफिनेटली इसमें है ही है, साथ में ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन भी किया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए और आंसर दीजिए, क्या है इसका आंसर? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव गेन्ड इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उन आज दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? इंपॉर्टेंस गेन कर रहे हैं। तो आपको बताना है क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इंक्रीजिंग प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, सॉरी, क्या डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर, क्या हेल्पिंग इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और नन ऑफ द अबो? आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखिए, अगर हम बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की कि वो दिन बाय दिन इंपॉर्टेंस गेन कर रहे हैं, तो दिस इज ओनली ऑफ ड्यू टू ऑफ द इंक्रीज इन प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ द मैनेजमेंट। आप कहीं चले जाएं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो आजकल क्या हो रहे हैं? काफी सारे यूटिलाइज हो रहे हैं, और प्रोफेशनलाइजेशन की कंडीशन में उनको हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव गेन इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, बिकॉज ऑफ जो इंक्रीजिंग प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या बढ़ा दी? एक प्रकार से प्रोफेशनलिज्म बढ़ा दिया, इसलिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए 33 है क्वेश्चन आपके सामने। द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैंक मेंटेन्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस लेवल ऑफ डिपार्टमेंट, तो कौन सा प्रिंसिपल है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या करता है? कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है। क्या यूनिटी ऑफ कमांड है, क्या डिसिप्लिन द कॉर्प्स है, क्या डिवीजन ऑफ वर्क है, क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, यूनिटी ऑफ कमांड। जब एक व्यक्ति को एक ही पार्टिकुलर जो है, पार्टिकुलर, हम क्या कहेंगे, एक व्यक्ति को जो है पार्टिकुलरली एक ही जगह से प्रॉपर यदि ऑर्डर मिलता है, कमांड मिलती है, तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ही है वो जो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करके चलता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, अगर अलग अलग जगह से ऑर्डर मिलेंगे तो वो होचपोच हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वो किसी का भी काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉज ऑफ फैटीग, आपको बताना है इनमें से कौन सा कारण जो है वो फैटीग का कारण नहीं है? बैड वर्किंग कंडीशन, अनसुइटेबल वर्क,
और अनकोऑर्डिनेटेड रिलेशन विद बॉस और जॉब इनरिचमेंट। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है फैटीग का कारण नहीं है, थकावट का कारण नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थकावट बेसिकली बैड वर्किंग कंडीशन की वजह से हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वो अनसुटेबल वर्क की वजह से हो सकती है, बिल्कुल। और अनकोऑर्डिनेशन अगर है तो भी हमें थकावट की जो है मतलब फीलिंग आ सकती है। बट जब जॉब इनरिचमेंट किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर हम थकावट को फील नहीं करते हैं। ठीक है, जॉब इनरिचमेंट के अंदर हम थकावट को फील नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 35th पर चलते हैं। मैच द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव एक्सप्लेनेशन इन कॉलम 2। तो ये जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं आपको इनको मैच करना है, कौन सा प्रिंसिपल किससे मैच होता है। तो आप यहाँ पर लिख के चलेंगे स्केलर चेन। देखिए स्केलर चेन होती क्या है, एक सेट पाथ होता है जिसके थ्रू हमारी जो कम्युनिकेशंस प्रोसेस है वो फॉलो होती है। तो व्हेन नो डिवीजन ऑफ कंपनी हैज a सेपरेट प्लान ऑफ एक्शन, and when a manager awards a contract for supply of raw materials to a particular party which happens to be owned by his relative ignoring parties and who can supply the same at a cheaper rate, so ye which a subordinate habitually contacts higher authority in the company by passing his or her immediate superior, and when the manager grants 1 month medical leave to a superior supervisor with पे एंड ओनली 1 वीक मेडिकल लीव टू काउंटर्स। तो स्केलर चैन का इसमें से कौन सा एग्जांपल है वो आपने यहाँ पर देखना है। अगर स्केलर चैन के ऑब्जेक्ट की बात करें तो हम जब बात करते हैं ना higher authorities in the company, when a subordinate habitually contacts, don't contract, contacts higher authority in the company by passing his or her immediate superior, तो वहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, स्केलर चैन के बारे में बात कर रहे हैं। आइए ऑप्शन ढूंढते हैं। फर्स्ट का थर्ड किस किस में है, फर्स्ट का थर्ड है सी में और फर्स्ट का थर्ड है डी में। तो पहले दो वाले हमारे आंसर यहाँ से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इक्विटी की बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, इक्विटी के बारे में बात करते हैं। तो इक्विटी क्या है, व्हेन मैनेजर ग्रांट्स 1 मंथ मेडिकल लीव टू सुपरवाइजर विद पे एंड वन ओनली 1 वीक मेडिकल लीव टू अकाउंटेंट। तो देखिए इसमें दो बातें दिखाई दे रही हैं आपको। एक तो कि जो मैनेजर को तो हमने क्या किया, 1 महीने की लीव दे दी, और सुपरवाइजर को हमने क्या किया, 1 वीक की छुट्टियां प्रोवाइड की है। तो इस कंडीशन में उनके बीच में किसका जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है, इक्वेलिटी का, इक्विटी का, यानी कि अंदर इक्विटी नहीं है। तो ऑप्शन डी का फोर्थ कहाँ कहाँ है, देखिए डी का फोर्थ सी में भी है, डी का फोर्थ डी में भी है। चलिए और ढूंढ लेते हैं सेकंड थर्ड क्या बेस पे आंसर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो व्हेन मैनेजर्स अवार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू ए पार्टिकुलर पार्टी with which happens to be borrowed by relative ignoring other parties। तो इस कंडीशन में हमारा जो है ये सेकंड पॉइंट किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, दैट इज ऑन द सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, व्हेन अ मैनेजर अवार्ड्स contract of supply of raw material to a particular party which happens to be owned by his relative इग्नोरिंग अदर पार्टीज। तो जब वो अपने रिलेटिव को ऑर्डर दे रहा है तो डेफिनेटली वो क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट कर रहा है द जनरल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट नंबर हमारा कौन सा था, फोर्थ था, और यहाँ पर पॉइंट नंबर कौन सा था हमारा, थर्ड। तो ये बचा कौन सा, पॉइंट नंबर 1। तो थर्ड सेकंड फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड सेकंड फर्स्ट और फोर्थ हमारा ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर दिया गया है। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने इसके इसके इस क्लास को तो इसमें बांटने की बात करेंगे हम लोग। 35 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं और 35 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करूंगा। टोटल 70+ क्वेश्चन के बारे में बात हुई थी, तो 70+ क्वेश्चन ही आपके साथ रखूंगा। आज की क्लास में केवल हम 35 क्वेश्चन के बारे में रखते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। यदि किसी प्रकार की कोई बात आपको पूछनी है समझनी है तो आप पूछ समझ सकते हैं, अपना मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 96719254 ताकि अगर कोई डाउट हो तो मैं उसको सॉल्व आउट कर सकूं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। क्लास के लिंक को शेयर करना मत भूलिए दोस्तों को, इसका जो है लिंक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले सके।